हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और हमारी करंट अफेयर्स की क्रॉनिकल सीरीज चल रही है और ये मई मंथ की मैं मैगजीन करा रही हूँ आपको। तो इसमें आज हम करेंगे पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारा टॉपिक चलेगा आज आर्थिकी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपना कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने इससे पहले के तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे, 3 वीडियो आ चुके हैं मेरे। तो ये मई मंथ की मैं अभी मैगजीन करा रही हूँ, तो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी कुछ पार्ट्स में ही। तो मई मंथ की कराने के बाद मैं इससे पहले अप्रैल मंथ की कराऊंगी, उसके बाद तो इस तरह से कराना शुरू कर रही हूँ मैं। तो अभी लेटेस्ट मई है, तो इसलिए मैं मई से मैंने स्टार्ट किया इसको, ताकि आपको लेटेस्ट फटाफट आप पढ़ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी, टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 27 मार्च 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी की। ठीक है, जिसमें 2024 में जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 165 बिलियन डॉलर से अधिक बताया गया। ये रिपोर्ट भारत के जैव अर्थव्यवस्था के विकास और भविष्य के अवसरों को उजागर करती है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जैव अर्थव्यवस्था जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग आपकी भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट था। जीडीपी में योगदान, ये क्षेत्र राष्ट्रीय जीडीपी में 4.2% का योगदान करता है और 2030 तक ये 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक ये 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विकास दर, भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 2 गुना वृद्धि की है। 2020 में 86 बिलियन डॉलर से बढ़कर 224 में 165 बिलियन हो गई। कंपनियों की संख्या, जैव अर्थव्यवस्था में कंपनियों की संख्या 90% से बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय योगदान कितना रहा, तो औद्योगिक क्षेत्र ने लगभग 78 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स ने कुल मूल्य पर 35% का प्रदान किया। भविष्य की संभावनाएं, तो सरकार ने बायो E3 नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत को जैव निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, सरकार ने कौन सी नीति शुरू करी है, तो बायो E3 नीति जो है वो सरकार ने शुरू की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है भारत को जैव निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। नेक्स्ट न्यूज़ है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का समापन। ठीक है, तो 26 मार्च 2025 को भारत सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो कि GMS है, के मध्यम और दीर्घकालीन घटकों को बंद करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से अब केवल अल्पकालिक बैंक जमा योजनाएं जारी रहेंगी। योजना का उद्देश्य है, GMS की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी, जिसका लक्ष्य था घरेलू सोने को उत्पादक कार्यों में लाना और सोने के आयात पर निर्भरता कम करना था। ठीक है, जमा की मात्रा कितनी थी, तो नवंबर 2024 तक इस योजना के तहत कुल 31,164 किलोग्राम सोना जमा किया गया, जिसमें अल्पकालिक जमा 7,509 किलोग्राम, मध्यमकालिक 9,728 किलोग्राम और दीर्घकालीन 13,926 किलोग्राम शामिल थे। जमाकर्ता, योजना में लगभग 5,693 जमाकर्ता शामिल हुए थे। ब्याज दरें, मध्यम अवधि के लिए 2.25% और दीर्घकालीन के लिए 2.5% ब्याज दरें निर्धारित की गई थी। बाजार की स्थिति क्या थी, सरकार ने बाजार की बदलती परिस्थितियों और योजनाओं के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत ने चीनी आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। तो 24 मार्च 2025 को भारत ने चीन से आयातित 5 उत्पादों पर, ठीक है, कितने उत्पादों पर, 5 उत्पादों पर, ठीक, एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा करी। और ये कदम भारत के व्यापार संतुलन को सुधारने और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि ये निर्णय स्थानीय उद्योगों को सस्ते आयात से होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लिया गया है। यानी जितना भी कंपटीशन है उससे इसको बचाने के लिए, फालतू का जो
कंपटीशन है उससे बचाने के लिए इसे लिया गया है। तो एंटी डंपिंग शुल्क कितना है, तो ये शुल्क उन विदेशी आयातों पर लगाया जाता है जो बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाते हैं, ठीक है, तो उस पर ये आपका जो है ना टैक्स लगा दिया जाता है। लागू उत्पाद कितना है, तो सॉफ्ट फेराइट कोर पर 35% तक का शुल्क और वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क पर $1,732 प्रति टन और एल्युमिनियम फॉयल पर आपका $873 प्रति टन का अस्थायी शुल्क लगाया गया है। व्यापार घाटा कितना हुआ, तो भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2023-24 में $85 बिलियन तक पहुंच गया है। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो निदेशालय सामान्य व्यापार उपाय यानी कि DGTR द्वारा डंपिंग के दावों की जांच की जाती है और यदि घरेलू उद्योग को नुकसान सिद्ध होता है तो एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की जाती है, ठीक है, तो ये एंटी डंपिंग का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन विज्ञापनों पर सामान्यीकरण शुल्क का समाप्ति प्रस्ताव। तो 24 मार्च 2025 को भारत सरकार ने ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% सामान्य शुल्ककरण शुल्क यानी कि इक्वलाइजेशन लेवी समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। ये निर्णय भारत के डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में महत्वपूर्ण है। वित्त विधेयक 2025 ये प्रस्ताव वित्त विधेयक में 59 संशोधनों का हिस्सा है जो लोकसभा में पेश किया जाता है। इतिहास क्या रहा है इसका, तो सामान्यीकरण शुल्क 1 जून 2016 को लागू किया गया था जिसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों जैसे कि गूगल और मेटा को लक्षित करना था। अमेरिका के साथ संबंध, तो ये कदम अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जब अमेरिका ने जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी थी। पिछले बदलाव, तो इससे पहले सरकार ने 1 अगस्त 2024 से ई-कॉमर्स पर 2% शुल्क हटाया था और आर्थिक प्रभाव इसका ये रहा कि सामान्यीकरण शुल्क के समाप्त होने से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए स्पष्टता बढ़ेगी और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट, अमेरिका के लिए भारतीय कृषि बाजार में पहुंच। तो 24 मार्च 2025 को अमेरिका ने भारतीय बाजार में सोयाबीन, मक्का और कपास के लिए अपनी पहुंच बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की, ठीक है। इस व्यापार का महत्व क्या है, तो 2022 में अमेरिकी कृषि निर्यात का कुल मूल्य लगभग $62 बिलियन था और इस तरह भारत एक संभावित नया बाजार बन गया है। चीन से बदलाव, तो चीन ने 2022 से 2024 के बीच सोयाबीन और कपास के आयात में भारी कमी की है जिससे अमेरिका को भारत की ओर रुख करने का अवसर मिला। भारत की बढ़ती मांगे, तो USDA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पशु उत्पादों की खपत में वृद्धि होने की उम्मीद है और जिससे मक्का और सोयाबीन की मांग जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, आयात अनुमान, तो 2040 तक भारत के मक्का आयात 46 मिलियन टन और सोयाबीन भोजन के आयात 19 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। कपास व्यापार में परिवर्तन, तो भारत 2024-25 में 3 मिलियन गांठें कपास का आयात करने की योजना बना रहा है जो अमेरिकी निर्यात के लिए एक अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत में उत्पादन लिंगन प्रोत्साहन योजना का समापन। तो 23 मार्च 2025 को भारत सरकार ने $23 बिलियन की उत्पादन लिंगन प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया। योजना का उद्देश्य था कि PLI योजना का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और 2025 तक विनिर्माण के योगदान को 15.4% से 25% तक बढ़ाना था। इसकी भागीदारी कितनी रही, तो लगभग 750 कंपनियों ने इस योजना में भाग लिया जिनमें फॉक्सकॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है, ठीक है। उत्पादन लक्ष्य कितना रहा, तो अक्टूबर 2024 तक भाग लेने वाली कंपनियों ने $151.93 बिलियन का उत्पादन किया है जो लक्ष्य का केवल 37% था, ठीक है। अब आते हैं प्रोत्साहन विवरण पर। तो सरकार ने केवल $1.73 बिलियन के प्रोत्साहन वितरित किए जो कुल आवंटित राशि का 8% से भी कम है। क्षेत्रीय प्रदर्शन, जबकि फार्मास्यूटिकल्स और मोबाइल निर्माण में प्रगति हुई है, अन्य क्षेत्रों जैसे कि स्टील और वस्त्र ने भी लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना किया। अब नेक्स्ट है अमेरिका का व्यापार घाटा जारी। तो 21 मार्च 2025 को अमेरिका ने लगातार चौथे वर्ष
$1 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार घाटा दर्ज किया। ये स्थिति अमेरिका की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक व्यापार संबंधों पर प्रभाव डाल सकती है। व्यापार घाटे की परिभाषा क्या है? तो व्यापार घाटा तब होता है जब एक देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है। ठीक है, तो 2024 के आंकड़े क्या बताते हैं? तो अमेरिका का व्यापार घाटा 2024 में $1 ट्रिलियन को पार कर गया, जो घरेलू उत्पाद की तुलना में आयात पर निर्भरता को दर्शाता है। डॉलर की भूमिका, तो मजबूत अमेरिकी डॉलर आयात को सस्ता बनाता है, जिससे विदेशी उत्पादों की खरीद बढ़ती है। घाटे को कम करने की रणनीतियां, मुख्य रणनीतियों में आयात पर शुल्क लगाना और डॉलर का मूल्य घटाना शामिल है। प्लाजा समझौता 1985 में हुआ और ये समझौता डॉलर के मूल्य को कम करने के लिए था, जिससे अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा मिला। भारत में सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर की स्थापना, तो 21 मार्च 2025 को भारत सरकार ने 2025 के अंत तक एक सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर लॉन्च करने की योजना की घोषणा करी है। इसका उद्देश्य है कि ये रजिस्टर देश भर में व्यवसायों के उद्घाटन और बंद होने की निगरानी करेगा, जिससे आर्थिक जनगणना और विभिन्न व्यापार सर्वेक्षणों के लिए एक ढांचा प्रदान किया जाएगा। क्रियान्वयन क्या है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इस रजिस्टर के लिए जिम्मेदार होगा, जो विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग करेगा, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और जीएसटी रिकॉर्ड। नियमित अपडेट, रजिस्टर को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा, संभवतः त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर। आर्थिक जनगणना का महत्व है, तो ये रजिस्टर आर्थिक जनगणना के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा बनेगा, जो कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न प्रतिष्ठानों की संख्या को कैद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशें, तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग ने सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टरों को लागू करने की सिफारिश करी है और 60% से अधिक विकासशील देशों ने इसे अपनाया है। नेक्स्ट है कुशल भारतीय प्रवासियों का उन्नत अर्थव्यवस्था की ओर रुझान। तो 19 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार कुशल भारतीय प्रवासी अब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेषण प्रवाह, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अमेरिका ने भारत की कुल प्रेषण का 27.7% योगदान दिया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा 19.2% रहा है। ठीक है, रोजगार पैटर्न, अमेरिका में अधिकांश भारतीय प्रवासी उच्च आय वाले श्वेत कॉलर नौकरियों में कार्यरत हैं, जबकि यूएई में कई नीले कॉलर नौकरियों में लगे हुए हैं। राज्यवार प्रेषण, तो महाराष्ट्र ने 2023-24 में 20.5% प्रेषण प्राप्त किया, जबकि केरल दूसरे स्थान पर है। वैश्विक प्रेषण, तो भारत का वैश्विक प्रेषण हिस्सेदारी 2001 में 11% से बढ़कर 2024 में 14% हो गई है। डिजिटलीकरण का प्रभाव, तो 2023-24 में 73.5% प्रेषण डिजिटल चैनलों के माध्यम से भेजे गए, जिससे प्रक्रिया आसान और सस्ती हुई। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए वार्ताएं फिर से शुरू। तो 16 मार्च 2025 को भारत और न्यूजीलैंड ने एक मुफ्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ताओं को फिर से शुरू करने की घोषणा करी, और ये निर्णय न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान लिया गया। इतिहास है इसका कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए वार्ताएं 14 वर्ष पहले शुरू हुई थी, लेकिन 2015 में इस दौर की चर्चा के बाद रुक गई थी। वाणिज्यिक मंत्री का बयान, तो वाणिज्यिक मंत्री है पीयूष गोयल, ये याद रखना है, वाणिज्यिक मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, बाकी हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो वाणिज्यिक मंत्री हैं पीयूष गोयल ने बताया कि अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन को पार कर गया है। आर्थिक संकेतक, तो 2023-24 में भारत ने न्यूजीलैंड को 0.54 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि आयात है 0.33 बिलियन डॉलर रहा। कुल व्यापार मूल्य $1.75 बिलियन था। शुल्क संरचना में अंतर, तो न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क 2.3% है, जबकि भारत का 17.8% है, जो वार्ताओं को चुनौतीपूर्ण बनाता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया?
क्षेत्रीय हित, न्यूजीलैंड कृषि उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच चाहता है, जबकि भारत अपनी कृषि सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट। आरबीआई ने ऑन टैप समूह की स्थापना करी है। तो 14 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त के लिए एक समर्पित ऑन टैप समूह की स्थापना की योजना की घोषणा करी। तो ये न्यूज़ आपकी इम्पोर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ने क्या किया है, जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त के लिए एक समर्पित ऑन टैप समूह की स्थापना की योजना की घोषणा करी। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, तो ये आरबीआई की पहल है जो फिनटेक कंपनियों को नियंत्रित वातावरण में नए उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति देती है। जलवायु परिवर्तन जोखिम, इस समूह का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करना है, जिसमें क्षमता निर्णय और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास शामिल है। केंद्रीय बैंकों की भूमिका, तो केंद्रीय बैंकों की जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन में भूमिका को मान्यता दी जा रही है, जिसमें उभरते बाजारों में निर्देशित उधारी नीतियां शामिल हैं। वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव, तो जलवायु परिवर्तन से वित्तीय स्थिरता पर कई प्रकार के जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसे कि क्रेडिट और बाजार जोखिम। ग्रीन फाइनेंसिंग चुनौतियां, ग्रीन फाइनेंसिंग में उच्च क्रेडिट जोखिम शामिल होता है क्योंकि नई तकनीकों का ट्रैक रिकॉर्ड सीमित होता है। आरबीआई का स्वनियामक संगठन एसआरओ ढांचा, तो 14 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खाता समेकन ए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए एक ढांचा पेश किया। खाता समेकन की परिभाषा ये है कि खाता समेकन एक ऐसे संस्थान है जो विभिन्न वित्तीय जानकारी प्रदाताओं से वित्तीय डेटा एकत्र करते हैं और उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करते हैं। स्थापना आवश्यकताएं, एसआरओ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदक को 2 करोड़ रुपए की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति दिखानी होगी। शेयरधारिता विविधता, कोई भी एकल संस्था 10% से अधिक शेयरधारिता नहीं रख सकती, जिससे शक्ति का केंद्रीकरण रोका जा सके। सदस्यता की संरचना क्या है, तो एसआरओ में कम से कम 25 अद्वितीय सदस्यों की सदस्यताएं होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी क्षमताएं, आवेदक को मजबूत आईटी अवसंरचना और डेटा समेकन प्रबंधन की क्षमता दिखानी होगी। भारत की शून्य से शून्य शुल्क नीति, तो 11 मार्च 2025 को भारत अमेरिका के साथ व्यापार रणनीतियों की खोज कर रहा है, जिसमें उद्योग के हितधारक शून्य से शून्य शुल्क नीति का समर्थन कर रहे हैं। शून्य से शून्य शुल्क परिभाषा, ये नीति विशेष उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क समाप्त करने की पेशकश करती है, जिससे व्यापक व्यापार समझौते की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यापार अधिशेष क्या है, तो भारत का व्यापार अधिशेष 2024 में लगभग $46 बिलियन था और जीटीआरआई का दावा है कि 90% औद्योगिक सामान इस नीति के तहत आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसका लाभ क्या है, तो ये नीति जल्दी लागू की जा सकती है और इससे संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि कृषि और ऑटोमोबाइल की सुरक्षा हो सकती है। चुनौतियां क्या हैं, तो अमेरिकी अधिकारी व्यापक व्यापार समझौते के पक्षधर हैं जो भारत के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। वस्त्र उद्योग का दृष्टिकोण, तो वस्त्र उद्योग इस नीति को सकारात्मक रूप से देखता है क्योंकि अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की ऊर्जा रणनीति में बदलाव, तो 10 मार्च 2025 को भारत ने अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने की योजना की घोषणा करी, जो वैश्विक ऊर्जा मांग और भू राजनीतिक तनावों के बीच महत्वपूर्ण है। तेल आयात में वृद्धि हुई है, तो भारत की अमेरिका से ऊर्जा खरीद 2024 में $15 बिलियन से बढ़कर $25 बिलियन होने की उम्मीद है। क्रूड ऑयल का निर्यात, तो फरवरी 2025 में अमेरिका ने भारत को प्रतिदिन लगभग 3,57,000 बैरल कच्चा तेल निर्यात किया है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, तो भारत ने 2023-24 में 31.80 बिलियन घन मीटर एलएनजी आयात किया और इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। घरेलू उत्पाद कितना है, तो भारत का घरेलू कच्चा तेल उत्पाद उसकी आवश्यकताओं का 13% से कम है, जबकि आयात पर निर्भरता 87.8% तक पहुंच गई है। भविष्य की रणनीति, तो भारत का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना और
आयात निर्भरता को कम करना है। नीति आयोग की रिपोर्ट, महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण। ठीक है, तो 3 मार्च 2025 को नीति आयोग ने उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक 2.7 करोड़ महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि दर्शाता है। महिलाओं की वित्तीय भागीदारी, तो 2019 से 2024 के बीच महिलाओं को वित्तीय गतिविधियों में 3 गुना वृद्धि हुई है, खासकर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। क्रेडिट उत्पादों का उपयोग, तो महिलाओं ने 36% संपत्ति के खिलाफ, 26% कृषि और 25% व्यवसाय के लिए ऋण लिया। स्वयं मॉनिटरिंग क्रेडिट, तो दिसंबर 2024 तक महिलाओं का स्व मॉनिटरिंग क्रेडिट आधार 19.43% हो गया है। क्षेत्रीय वितरण, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने स्व मॉनिटरिंग करने वाली महिलाओं का लगभग आधा हिस्सा दिया। चुनौतियां, महिलाओं को ऋण तक पहुंच में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि क्रेडिट अवरोध और बैंकों से संबंधित कठिनाइयां। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय वाले जो आर्थिक वाला जो हमारा है वो कंप्लीट होता है, और अब हम कल के अपने पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो धन्यवाद। सारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, उन सबको पढ़ते रहिए। पढ़ते पढ़ते सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए, और अब एग्ज़ाम बहुत पास है, तो चलिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करिए। आई होप आपके लिए मैं थोड़ा हेल्पफुल हूँ, थोड़ा मेरे से हेल्प हो जाती होगी। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। अभी जल्दी मैं कुछ और भी कोशिश करूँगी करने की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक जितना हो पा रहा है मुझसे मैं उतना दे रही हूँ आपको। तो जैसे भी ये पूर्वालोकन सीरीज़ नहीं मिल पाती है या नहीं ले पा रहे हैं, तो वो इनके लिए यूज़फुल है। वो 2-4 बार वीडियो को सुन लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में कराती हूँ, और अब ये क्रॉनिकल भी चल रही है, तो इसको भी मैं थोड़ा फास्ट में कराती हूँ, ताकि आप 3-4 बार वीडियो को सुन लीजिए तो आपको थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं एक नए पार्ट में कल, नए दिन में।